फ्रेंड्स, वेलकम ऑन भुवनेश माथुर आरएएस चैनल। ये सेकंड लेक्चर मैं आपके सामने लेके आया हूँ, सेक्टर परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर आरएएस मेंस। मैंने आपको इस पहले वाले लेक्चर में डिस्कशन हमने किए थे। हमने तीन चीज़ सबसे पहले डिस्कस की थी। अक्टूबर 2020 से जो टेक्निकल रिसेशन आया था हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में, पहले मैंने वो बात बताई थी आपको। टोटल एम्प्लॉयड कितने कितने थे। फिर हमने चर्चा की थी के शेप रिकवरी, ज़रूर याद रखिएगा, उसको मेंशन कीजिएगा अपने आंसर में अगर आता है तो। बेरोज़गारी की समस्या पर हमने बात की थी। फिर हमने प्राइवेट कंजम्पशन में जो स्लम्प आया हुआ है उसकी बात की थी, यानी लोग पैसा होते हुए भी, आप ये समझ लीजिए कि डर के मारे पैसा खर्च नहीं कर रहे। ठीक है, और अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। मैंने आपको इसके आंकड़े भी दिए थे उसमें, फर्स्ट लेक्चर में आप देखिएगा। राइजिंग पॉवर्टी लेवल की मैंने बात की थी, गरीबी बढ़ती जा रही है। अब 2022 में हमने क्या क्या बातें की थी, मैंने आपको लास्ट उसमें एक बात बताई थी कि हो क्या रहा है कि छोटी कंपनियों का शेयर, छोटी फर्म्स का शेयर बड़ी कंपनीज जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं वो ले गई हैं। इसलिए भारत सरकार के पास टैक्सेशन तो अच्छी मात्रा में पहुंच रहा है, जीडीपी आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उनके अनुसार, इस बात के अनुसार या इस पॉइंट के मुताबिक बेरोजगारी की समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। अब आगे क्या होगा इस वीडियो में हम बात करते हैं। हायर टैक्स कलेक्शन तो हुआ है क्योंकि बड़ी कंपनीज के हाथ में काफ़ी प्रोडक्शन के पॉइंट्स आ गए हैं, और आप समझ सकते हैं कि जीएसटी कलेक्शन अच्छा हुआ है, लेकिन लो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, यानी रोजगार के अवसर बहुत ही कम मात्रा में पैदा हुए हैं। ये बात हमको ध्यान में रखनी है अपना आंसर लिखते टाइम। अब जो ताज़ा आने वाली है चीज़ें 2023 और 2024 की शुरुआत में, उनकी चर्चा करना भी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय राजनीति से भी प्रेरित है। तो हमें क्या है इसमें ऐसे मेंशन करना पड़ेगा कि आगामी इलेक्शंस का क्या रिजल्ट होगा। आइए मैं कुछ बताता हूँ इस पे। अभी भारत सरकार ने तीनों फार्म लॉज वापस ले लिए। अब चाहे वो राजनीतिकरण था अर्थव्यवस्था का या जैसे भी हुआ, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ कि 7 जो है राज्यों में 2022 में, यानी जो अब साल चल रहा है, इसमें चुनाव होने हैं विधानसभाओं के। इनमें से 7 में से 6 पे तो भारतीय जनता पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी है, वो केंद्र में उनकी सरकार है। अब एक बात ये कंसीडर करनी पड़ेगी हमें कि दो चीज़ें हम सोचते हैं अर्थशास्त्र के एंगल से, कि 7 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बन जाती है, या 7 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। ऐसा हम अर्थशास्त्री इस तरह से अपना विचार रखते हैं। अब बात आएगी 2024 में आम चुनावों की, जनरल इलेक्शंस की। अब लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी विधान सभाओं के चुनाव 2022 से पहले वाले बजट में जरूर एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर आएंगे कि 7 में से कितनी जगह भारतीय जनता पार्टी जीतती है, या 7 में से 7 भारतीय जनता पार्टी के राज्य बनते हैं, या 7 में से 7 या 5 या 3, जो भी होगा रिजल्ट वो डिसाइड करेगा 2024 की आर्थिक नीति। तो हमें ये बात भी जरूर मेंशन करनी पड़ेगी। तो 2024 के जनरल इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो भी होंगे उस समय की पॉलिसी पर जरूर फर्क आपको परिलक्षित होगा, ये डिसिसिव फैक्टर होगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा एनपी यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी ये क्या होता है। बैंक से लोन लिया, मान लीजिए कोई उद्योग लगाने को, मकान बनाने को, कार खरीदने को, या कॉमर्शियल व्हीकल लेने को, लेकिन वो पार्टी समय पर नहीं चुका पाए, 90 दिन से ज़्यादा हो जाए, ऐसी सूरत में वो एनपी कहलाता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब हुआ ये कोविड के पहले, यानी कि बात ये हो गई 2019 तक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ती जा रही थी। अब उनके 2022 में बढ़ जाने के चांसेस ऐसा प्रतीत हो रहा है और ज़्यादा है। और ज़्यादा क्यों कह माने जा रहे हैं,
और ज़्यादा माय डियर फ्रेंड्स इसलिए माने जा रहे हैं कि रोज़गार के अवसर तो नहीं बढ़े। महंगाई की मार भारतीय अर्थव्यवस्था झेल रही है। दूसरा, एक्सपेंडिचर्स का लेवल घट गया है, तो टैक्सेशन में भी ये चीज़ आगे पीछे परिलक्षित दिखाई देगी आपको। इसलिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर अभी से नज़र रखनी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमको इन सब बातों को बहुत ध्यान से लिख कर आना पड़ेगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी बाहरी फैक्टर्स, अभी हमने चुनाव की बात कर ली है। अब भारी फैक्टर्स की मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा, आउट ऑफ द कंट्री वाले जो होते हैं, कि देखिए पूरे गिलोब की अर्थव्यवस्था का देखिए वैसे तो कोई भी एक कारक नहीं है, लेकिन एक कारक जो सबसे ज़्यादा असर डालता है वो यूनाइटेड स्टेट्स की फेडेक्स यानी फेडरल जो वहाँ का बैंक है, जैसा अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वैसे उनका फेड है, यूएस फेड शॉर्ट में बोलते हैं। वो क्या मौद्रिक नीति अब लेके आता है, वो एक हमारे लिए कारक फैक्टर होता है। तो ये माना जा रहा है अभी अर्थशास्त्रियों के सर्किल में कि स्पेशली यूएस फेड अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ाता है तो क्या होगा कि मार्केट से लिक्विडिटी यानी पैसे की तरलता और कम हो जाएगी। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी अगर टाइट हो गई तो ये रिजल्ट आएगा। तो इसका क्या होगा, ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन इन डेवलप्ड कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो कि तरक्की पा चुकी हैं, डेवलप्ड हैं, लाइक अमेरिका जिनकी इकोनॉमी बहुत मजबूत है, वहाँ पे महंगाई और बढ़ रही है तेजी से। इन टर्न अब इस बदले में हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर भी एक अनचाहा प्रेशर आएगा कि वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ाए। तो यूएस फेड का असर पूरे वर्ल्ड पर पड़ता है माय डियर स्टूडेंट्स। अब अगर ये असर हमारे ऊपर भी आएगा तो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है तो तरलता और कम हो जाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था से, मुद्रा का प्रसार रुक जाएगा, उद्योग धंधे लगने और कम हो जाएंगे, उससे और रिजल्ट ये खराब होगा कि और रोजगार के अवसर और घटेंगे, लोग खर्चा करना और बंद कर देंगे। तो ये सारी बातें हमें एक कनेक्शन में, एक सिलसिले में, अगर ये सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस आता है, आप ये सारी जानकारी इसमें एक सिलसिले वाइज यूज़ कर सकते हैं। सो विद दिस आई विश यू गुड लक। प्लीज़ लाइक, share and subscribe the channel. I will be coming out with more and more videos for you for RAS means. Thank you.